फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं मित्र, वह 11th क्लास और 12th क्लास को हम पढ़ाते हैं। तो आज 11th क्लास का या 12th क्लास का, हालांकि दोनों में कॉमन है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता दिया है 11 12th दोनों का बता दिया है। चाहे आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी मैंने बता दिया है। मतलब 11 12th का मैथ जहाँ भी पूछता है उसका कॉन्सेप्ट होने बता दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हमने कॉन्सेप्ट बता करके हमने लगभग प्रैक्टिस भी करवा दिया था और साथ में प्रैक्टिस करवाया था, बाद में प्रैक्टिस सेट का भी एक वीडियो दे दिया था। तो आज हम अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। इसका अलग प्लेलिस्ट बनेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर 11th क्लास, ऐसा करके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप उसमें आप सीरियल बाय आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो सिलेबस ख़त्म होगी एकदम बिल्कुल सीरियल बाय होगा ख़त्म। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह 11th क्लास का जो बुक है, यह दोनों पार्ट इसी में सम्मिलित रहता है, इसका अलग अलग बुक नहीं होता है। इसमें जो चैप्टर है आपको दी हुई रहती है। तो देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है इसका 11th क्लास का, वह क्या है, सेट है, ठीक है मित्र। और सारे मैंने सेट हमने बता दिया, भूमिका समुच्चय और उनका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, सामान्य समुच्चय, उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, विभिन्न आरेख भी मैंने इतनी सारी बताया था कि आप उससे फार्मूला तैयार कर सकते हैं। समुच्चय पर संक्रिया, ये बाइंड्री शायद हम बताएं कि नहीं, याद है नहीं है। और अगर बताए अगर नहीं होंगे तो फिर मैं इसको एक अलग वीडियो बना करके बना दूंगा। बहुत ही आसान टॉपिक यह है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि समुच्चय का पूरक एक है। तो ये सब कम्प्लीमेंट है, अभी मैंने बता ही दिया है। कम्प्लीमेंट सेट, दो समुच्चय, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक पर, ये सब हमने इतना सारा हम आपको ख़त्म कर दिए और इतना सारा भी हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। फलन, उसके बाद संबंध एवं फलन भी हमने ख़त्म कर दिया है। मतलब इतना तक हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है मित्र। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। अब चैप्टर बचा है क्या, त्रिकोणमितीय फलन में ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसे बोर्ड मेथड बताऊंगा कि मित्र ऐसे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जिससे कि आप यह हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्वेश्चन को बना दिया जाता है बहुत ही आसान तरीक़ों से, ठीक है। मैथ को इस तरह से नचाऊंगा मित्र कि जो आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं किस तरह से बता सकता हूँ इसका। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये तो आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि ये छोटा सा बच्चा है और हूँ भी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप इसको अगर देख लेते हैं तो, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट मैंने जो बताता हूँ बिल्कुल रिसर्च के साथ बताता हूँ। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बता दिए और छोड़ दिए। या मैं इस यूट्यूब पर जो बता रहा हूँ, भले ही आपको लग रहा हो कि यूट्यूब पर क्या ऐसे ही बता दिया जाता है, एक दो वीडियो लाएंगे ऐसे ही लाते हैं, लेकिन मैं जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाया करता हूँ, हालांकि मैं क्लास में जिस प्रकार से अगर पढ़ाना चाहूँ उसी प्रकार से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस पर बिल्कुल सीरियल वाइज चलेगा। देख रहे हैं आप, देख ही रहे हैं मित्रों कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको प्रैक्टिस ढेर सारे करवाया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन ला रहे हैं। अगर आपके कमेंट रहा तो RS अग्रवाल सॉल्यूशन लाऊंगा। अगर आपके कमेंट रहा तो कमेंट अगर बढ़ता चला गया तो मैं आपका केसी सिन्हा सॉल्यूशन लाऊंगा। जो किताब है सबका सॉल्यूशन करवा दूंगा अगर आपकी अगर साथ रही तो। अगर आपने शेयर किया, अगर लाइक किया, सब्सक्राइब करवाया और धीरे धीरे अगर इस फैमिली को अगर बढ़ाते चले गए तो इस मैथ को इस तरह से नचाने लगूंगा जिस प्रकार से ऐसा आपको लगेगा, इसका ऐसा अनुभूति होगा कि ये मैथ क्या है। मैंने तो बहुत ही हार्ड समझता था, ये बिल्कुल तब हौला नज़र आने लग रहा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए मित्रों, कॉन्सेप्ट के अभाव में मैथ भारी हो जाता है और कॉन्सेप्ट अगर आपके पास मिल जाता है तो बिल्कुल मैथ जो है से आसान हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट में इतनी ताकत है मित्रों, उस कॉन्सेप्ट को आप प्राप्त करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करो मित्र। आप कितने क्वेश्चन को रट पाइएगा बताइए? इतनी सारे प्रश्न रहते हैं कि आप सब क्वेश्चन को रट ही पाइएगा? और रटना कितना आसान होगा मित्रों। याद करके कितने दिन तक ला सकते हैं, ज़्यादा देर तक यह नहीं चल सकती है मित्रों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको कॉन्सेप्ट के जरिए हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है, और देखिए मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा 1.1 का, आप धज्जियाँ उड़ा देंगे इन क्वेश्चनों को यदि आपने कॉन्सेप्ट, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखे होंगे तो, ठीक है। आज ही मैं बाज़ार से 11th क्लास का किताब मैंने खरीद कर लाया है कि चलो इसका मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। अगर आप केसी सिन्हा का चाहेंगे तो उसका भी खरीद कर लाऊंगा और उसका भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगर आप RS अग्रवाल इंग्लिश जो बुक आती है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन आता है RS अग्रवाल का, उसको अगर करवाना चाहते हैं तो उसको भी करवा दूंगा मित्र। तो इसलिए आप घबराइए मत, सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। लेकिन आप बिल्कुल एक टाइम फिक्स कर लीजिए अपने घर में और रोज़ आप पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर आप जांच कर लीजिए कि आया है कि नहीं वीडियो आया है। अगर आया है तो आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं आया होगा तो आप
अगले दिन देखिएगा, क्योंकि बिना किसी कारणवश तो रुका नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे पास समय रहती है तो मैं बना ही देता हूँ। प्रतिदिन लगभग 1 वीडियो या 2 वीडियो जो चल ही जाता है। और आप मैथ के अलावा अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी का ही प्लेलिस्ट बना हुआ अभी तक हमने 3 वीडियो डाल दिया है। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से, जहाँ से लैंग्वेज की शुरुआत होती है मैंने वहाँ से बताई है अंग्रेजी भी। तो आप जा कर के वहाँ से देखेंगे, बिल्कुल टॉप तक ले जाऊँगा। वो प्लेलिस्ट को इतना बढ़िया बनाऊँगा, इतना अच्छा उस प्लेलिस्ट में मैं डालूँगा, इतना अच्छा वीडियो में बना करके दूँगा उसे इंग्लिश का, कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी ग्रामर पढ़ाई जाती है। इस तरह से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे। तो देखिए, मैथ है और आपका जो क्वेश्चन बताती है गणितीय आगमन के सिद्धांत, समिश्र संख्या में द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण है। अब ज़्यादा चैप्टर तो बचा नहीं, क्रमचय है, अब संचय है, द्विपद प्रमेय है। ठीक है, और क्या है, अनुक्रम तथा श्रेणी है। ठीक है, अब इतना 9 चैप्टर है मात्र, और इसी को पढ़ना है तो कोई दिक्कत परेशानियां होने ही नहीं वाला है। मैं सबको एकदम बिल्कुल बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत परेशानियां नहीं हो सकती है। ये आपका सेट है, पहला चैप्टर है, अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन करवाने के लिए आया हूँ, एनसीईआरटी का सोल्यूशन, और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है मैंने बतला दी। ये सब चीज़ों का देखिए, पहला वीडियो आप देखिएगा तो नंबर सिस्टम का ही है, जो NZ है, QR/Z है, और Q+R+ क्या होता है, I+ या I- क्या होता है, मैं सारा चीज़ को मैंने बतलाया है। नंबर सिस्टम का एक वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा तो आपको 11th या 12th के प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा कि नंबर सिस्टम का एक वीडियो, और इसी में हमने इस चीज़ को हमने बतलाया है। उस पर लिखा होगा कि डोमेन एंड रेंज को समझने के लिए संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ होगा, आप उसको देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों का हमने बतला दिया है। ठीक है मित्रों, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब। देखिए और क्या है, और देख सकते हैं मित्रों कि यह सरल रेखाएं हैं, शंकु के परिचय, ये सब आपका चैप्टर दे रखा है। त्रिविमीय ज्यामितीय का परिचय, ये सब चैप्टर आपको दे रखा है। सीमा और कलज दे रखा है, ये सबको चिंता नहीं लेना, सब बन जाए। गणितीय विवेचन देख रखा है, सांख्यिकी दे रखा है, परिक्ता देख रखा है, और क्या अनंत श्रेणी, ये सब गणितीय निर्देशन। तो मैं एक चीज़ को मैं बता देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इस NCERT में इस तरह से आपको बताया गया कि इस तरह से वेल डिफाइंड करके हम किस तरह से रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डिंग फॉर्म में हमें बनाते हैं कि सेट को क्या सेट होता है, ये सारे चीज़ लिखा हुआ है। हमने तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बतला दिया है, आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। 11th 12th से आपको लिखा हुआ होगा, प्लेलिस्ट बना होगा। 11th क्लास मैथमेटिक्स या 12th क्लास मैथमेटिक्स से दिया होगा, सारा चीज़ हमने कॉन्सेप्ट बता दी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, मतलब कि एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो NCERT सॉल्यूशन स्टार्ट मैंने कर दी है। अब देखिए, और इसका जो सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, ये जो आपका मेरा जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पर मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं बताने वाला हूँ। अब रेडी हो गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1.1 का, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, ये जो आपको 9 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें छांटना है कि कौन सा समुच्चय है। तो समुच्चय होने के लिए हमने बतलाया था मित्रों कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का समूह होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड का मतलब होता है मित्रों, किसके मतलब समय के अनुसार यह चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, और सभी के अकॉर्डिंग मतलब वही होना चाहिए, वही लगना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं तो वही बात बोल रहे हैं, कोई दूसरा से अगर कहवाएंगे तो उसको वही बोलेगा, कोई और तीसरा से कहवाएंगे तो नहीं, उसी को वही बोलेगा। ठीक है, मतलब किसी के अनुसार अलग नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तब वह हम कहेंगे कि सेट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर ये कलम है, ठीक है, अब इस कलम में कहो कि से देखिए ना, इसका खोपी है क्या, इसको सेट करो तो क्या होता है, सेट हो गया ना, सेट हो गया कि नहीं हुआ, तो खोपी रहेगा तो सेट हो जाएगा। इस मार्कर है तो इसमें खोपी अलगे है, अगर ये अलगे है तो इसमें सेट करेंगे तो क्या होगा, सेट हो गया। अगर मान लिया जाए कि घड़ी है, घड़ी में आपका अगर बैटरी लाए हैं बहुत सारे, अगर नींबू बैटरी है, मोटका एक है, पतलका पेंसिला बैटरी है, तो आप मोटका बैटरी लगेगा उस देवाल घड़ी में, नहीं लगेगा। पतलका बैटरी लगेगा तो कहे कि सेट हो गया बाबू, हाँ सेट हो गया, तो ठीक है सेट करके दे दो हमको। ठीक है, तो देवाल घड़ी हमने सेट करके दे दी। तो इस तरह से देखते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपने किताब मांगा इसका, ठीक है, किताब मांगा और कहा कि इसका आंसर कहाँ है, तो कहे कि हाँ आंसर जो है, इसका सॉल्यूशन जो है से इसका एक किताब आता है, तो आता होगा। ठीक है, इसका किताब आता है तो आप ले लीजिएगा, तो उसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो एक क्या हुआ, एक सेट तैयार हो गया। ठीक है, एक सेट हमको दे दीजिए।
तो इस तरह से तो मतलब कि सेट है, समझे कि नहीं समझिए। जैसे आप साइकिल है तो साइकिल के कल पुर्जा क्या है, अगर सब एक जगह कर दिए तो क्या हुआ, सेट हो गया। तो उसी प्रकार से ये भी एक सेट है आपके दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन से मैं जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कि ये सेट क्या चीज़ होती है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह मित्र। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का क्या हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। गलत, इसमें सिर्फ जनवरी होगा, फरवरी हो ही नहीं सकता, मार्च हो ही नहीं सकता, अप्रैल नहीं हो सकता, मई नहीं हो सकता, जून हो सकता है, जून हो सकता है और जुलाई हो सकता है। तो जनवरी जून जुलाई हो सकता है, बाकी तो हो ही नहीं सकता। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जे से नहीं आता है, सिर्फ 3 ही महीना आता है जे से मित्रों। ठीक है, जैसे क्या आ गया, जनवरी आ गया, ठीक है ना, जनवरी हो गया। और जे ए मान लिया जाए कि हम एक सेट में ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के पहला यहीं पे ले लेते हैं ना, यहीं पे पेड़ को लान देता हूँ। ठीक है, पेड़ को यहीं पे लान देता हूँ। देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सही महीनों का संग्रह हमको चाहिए, सही महीनों का संग्रह हमको चाहिए मित्र। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जो पहला है इसका मान लिया जाए कि ए सेट ले लेते हैं, और जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला क्या हो जाएगा, जनवरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मित्रों, जुलाई हो गया, हम उग नहीं रहा अच्छा से। हाँ, तो इस तरह से मंजिला कोष्ठ में इसको, ठीक है, जिसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसे हमने लान दिया। ठीक है, जनवरी जून जुलाई। तो इस तरह से पहला का आंसर ये हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब दूसरा नंबर के हम देखते हैं कि क्या है। तो यह क्या है, एक सेट है, क्योंकि अगर किसी दूसरा व्यक्ति से अगर पूछते हैं तो अभी कहेगा कि इससे जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई। अगर आप ही से पूछेंगे कि अच्छा बतलाओ बचवा कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सही महीनों का संग्रह क्या हो सकता है, तो तुम बतलाओगे ना कि जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। किसी और से पूछेंगे तो यही बताएगा ना कि जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। ठीक है, तो पहला आप समझ गए। अब दूसरा नंबर देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखों का संग्रह। अगर हाँ देखिए, सबसे पूछिएगा तो सब लोग अलग अलग बताएंगे ना प्रतिभाशाली। हम अगर बतलाते हैं तो कहते हैं कि से फलना फलना प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर दूसरा कोई बताता है तो ये फलना दूसरा के नाम ले लेगा। तो मतलब कि क्या, दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा सेट नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर की अगर मैं बात करूं, तीसरा नंबर क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है ना। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या हो सकता है। अब बतलाओ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। हम कहें कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, कोई कहेगा कि नहीं गौतम गंभीर है, कोई कहेगा कि नहीं क्रिस गेल है, कोई कहेगा कि क्या बोलते हैं, मतलब कि अपना अपना नाम धरेगा। तो लेकिन ये तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा ना, डिफरेंट हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या होगा, ये सेट नहीं मानी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ चौथा नंबर की, आपकी कक्षा के सही बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सही बालकों का संग्रह। अगर हम किसी व्यक्ति को लाते हैं, कहें कि हमारी कक्षा में सही बालकों का संग्रह कितना है, तो बताया कितना है। अगर हम अपने गिनेंगे तो कहें कि इतना है। अगर 2-4 व्यक्ति को और के लाते हैं, कहते हैं कि बताइए हमारे जो कक्षा है, जो हमको पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, तो इतना ही। सेम बताएगा कि नहीं बतलाएगा। किसी से आप गिनवा लीजिएगा अपने बच्चे को संख्या जो पढ़ रहा है, तो उतना ही बतलाएगा ना मित्रों। तो ये क्या है, यह वेल डिफाइंड है, इसलिए कहना है चौथा यह सही हो जाएगा। ठीक है, यह सेट है चौथा। अब मैं बात करूँ पाँचवा का, 100 से कम सही प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सही प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या हो सकता है मित्रों। ये तो डिफिनिट है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 है ना, जाता अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाता है मित्रों। तो अब पूछ रहा है क्या 100 से कम सही प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम कितना हो जाएगा मित्रों, 100, ठीक है, 99, और इस तरह से कर करके कितना 1 तक। मतलब क्या है कि 100 से 1 तक क्या है, एक संग्रह दे दिया गया। ठीक है, मतलब अगर दूसरा व्यक्ति से पूछिएगा कि बतलाइए कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो वही यही व्यक्ति बोलेगा। और किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो यही बात बोलेगा, और किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो यही बात बोलेगा। मतलब सभी के अकॉर्डिंग क्या है, सेम है। तो मतलब क्या है, यह वेल डिफाइंड है। पाँचवा भी क्या है, पाँचवा था, हाँ पाँचवा क्या है, वेल डिफाइंड है। अब मैं बात करता हूँ छठा का। ठीक है, अब मैं किसका बात करता हूँ, छठा नंबर का। छठा नंबर देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है मित्रों, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह।
अब बतलाओ मित्रों, उपन्यास का संग्रह, ये तो बेचारे मर गए, ठीक है, तो उपन्यासों को जितना संग्रह है उतना ही रहेगा ना, तो उतना ही रहेगा। और दूसरा व्यक्ति से पूछेगा कि लेखक प्रेमचंद द्वारा उपन्यासों का संग्रह कौन कौन है, तो बतला देगा कि ये संग्रह है। दूसरा व्यक्ति से पूछेगा कि ये संग्रह है, जो मतलब जानकार हो, जो मूर्ख व्यक्ति उससे कैसे पूछोगे हैं? अगर पूछोगे तो बता देगा वो, नहीं बताएगा ना। तो जो ज्ञानी है, या फिर सर्च कीजिएगा, आप मोबाइल पर भी सर्च कीजिएगा तो वही आएगा ना जितना उन्होंने लिखा है। और किसी व्यक्ति से पूछेगा तो वही आएगा ना जितना उन्होंने लिखा उपन्यास। मतलब कि छठा भी क्या है, वेल डिफाइंड है। 7वां नंबर की मैं बात करूँ, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक की संग्रह मतलब क्या हो सकता है मित्रों? सभी समपूर्णांक, समपूर्णांक मतलब क्या हो सकता है? मान लिया जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सम है कि नहीं। अपूर्णांक संख्या क्या होता है मित्रों? पॉजिटिव में जो नंबर होता है, जो नेगेटिव नंबर होता है, और जो 0 होता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटीजर नंबर होती है। तो 2, 4, 6, तो एक सब क्या, एक संग्रह हम बना दिए, एक क्या, एक सेट हमने तैयार कर दिया। तो ये क्या, एक प्रकार का सेट है। अब फिनिट सेट है, नॉन फिनिट सेट है, उसको हम अलग बात बोल रहे हैं, लेकिन सेट है कि ना, हमको तो सेट जांच करना है। तो मतलब क्या है, 7वां नंबर भी सेट है, सही पूर्णांक, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। 8वां नंबर की अगर मैं बात करूँ, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह देखिए, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या तो सीमित होगा ना, कितने प्रश्न है गिन करके बतलाया जा सकता है कि कितना प्रश्न है। तो मतलब अगर सीमित है, अगर तू दूसरा व्यक्ति से अगर पूछेंगे कि इसमें पर बताओ तो कितने प्रश्न है इस किताब में, तो बताए कितना है। इसमें बतलाओगे कितना है तो इतना है, और किसी व्यक्ति से पूछोगे तो कितना प्रश्न है इसमें, तो इतना ही है। तो आप बतलाइए मित्रों कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों के संग्रह आपसे पूछ रहा है, तो जितना लिखा रहेगा उतना ही ना बताएंगे। कोई भी व्यक्ति उतना ही ना बतलाएगा, गिन के बताएगा भाई कितना आ रहा है, गिन के बताएगा कितना आ रहा है। हम भी गिनेंगे तो उतना ही आएगा, आप भी गिनिएगा तो उतना ही आएगा, किसी अन्य व्यक्ति भी गिनेगा तो उतना ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हाँ जी, समझ तो गए, इतना अच्छा से समझे कि हम कहे तो क्या कहें, है ना। देखिए, तो भी क्या है, सेट है। अब मैं बात करूँ कि 9वां नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बतलाओ मित्रों कि हम पूछते हैं कि तू बतलाओ सबसे खतरनाक जानवर कौन है विश्व में, तो कोई बताएगा सांप, और हम कहेंगे किसे शेर, तो कोई कहेगा कि इससे नहीं चीता, कोई कहेगा कि नहीं हमारे लिए तो बिढ़नीय है, तो कोई कहेगा क्या कि हमारे लिए तो छिपकली है, कोई कहेगा क्या कि चुट्टी है। तो सबके अलग अलग है, अलग अलग भावना है, अलग अलग कष्ट है, दुख है, दर्द है इसमें, जो जानवरों को बतलाएगा कि संग्रह है खतरनाक कौन है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर होता है, ठीक है, उनकी सोच पर। इसलिए 9वां जो है से वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को आपने बना दिया, और हमारा पैर भी झुंझुनी भर गया है। और अब चलते हैं, अरे क्या बताऊँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको आप देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप इस ब्रैकेट का मतलब तो समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर नंबर की बोध करवाती है। तो 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं क्या, करली ब्रैकेट बोलते हैं। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या, पता है आपको? इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट इक्वल टू। इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलन, आप जानते हैं ना। इसका भी क्या हुआ, उसी प्रकार से एप्सिलन टाइप का, जिसको आप बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, मतलब एन एलिमेंट ऑफ भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एन मेंबर ऑफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डज नॉट मेंबर ऑफ है, डज नॉट एलिमेंट ऑफ है, इसको क्या बोल सकता हूँ, और डज नॉट बिलोंग्स टू है, या फिर ई में डज नॉट लग जाएगा, इसमें क्या है, डज नॉट नहीं है, क्योंकि यह काटा हुआ है, ये जो काटा हुआ है, ठीक है, ऐसा करके क्या कर दिया है, काटा गया है। तो बिलोंग्स टू का चिन्ह है, ये क्या है, बिलोंग्स टू का चिन्ह है। अगर इसको काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू हुआ। आप इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। एक और नाम से जाना जाता है एन एलिमेंट ऑफ भी बोल सकते हैं, एन एलिमेंट ऑफ भी बोल सकते हैं। एक और नाम से बोल सकते हैं ए मेंबर ऑफ भी बोल सकते हैं, ए मेंबर और भी बोल सकते हैं। आपको 3 नाम बताया, शायद आप यही जानते हो कि बिलोंग्स टू। बतलाओ तो 2-3 मैंने नाम बतलाया। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है गैदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कलेक्ट है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते जाइए और इसको सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो।
और शेयर कर दीजिए। जितना आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। जो बड़े बड़े ग्रुप है उसमें आप डाल दीजिए ताकि इस चैनल का विकास हो सके मित्रों, क्योंकि आपके लिए हमने मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल मुफ्त में मेहनत कर रहे हैं, फ्री मेहनत कर रहा हूँ, और ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट प्राप्त कर सके और क्वेश्चन को ईजिली आप सोल्व कर सकें, ठीक है। ए मेंबर ऑफ, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुकात रखता है। ताल्लुकात मतलब क्या हुआ? संबंध रखता है। संबंध रखता है मतलब क्या हुआ? मतलब उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है, बात विचार अच्छी तरह से चलती है, ठीक है, ऐसा समझो। जैसे कैसे बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति से अगर कहते हैं कि जी हम कोई सामान मत दे दीजिए ना, अरे हमारे यहाँ तुम्हारा ताल्लुकात ही क्या है कि तुम मुझसे मांगते हो यार, क्या तुम्हारा संबंध ही क्या है? तो संबंध क्या है मतलब न है संबंध, तो डज नॉट, मतलब क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, और जो संबंध है तो क्या करेंगे? बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए इतना सारा बक दिया, अब चलिए अब इधर देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये बराबर दे रखा, रिक्त स्थान उपयुक्त प्रत्येक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू देखना है। तो ये आपका परिवार है, ठीक है। ये परिवार आपका इतना सारा दिया गया है। अगर ई एलिमेंट अगर संबंध रखता है इससे अगर संबंध रखता है तो मदद मांगेगा, और अगर संबंध नहीं रखता है तो मदद नहीं मांगेगा। अरे कहने का मतलब हुआ कि संबंध है कि नहीं है। 5 क्या इसमें है? तो कहे कि बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या भराएगा मित्रों? यहाँ भराएगा बिलोंग्स टू भराएगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्या भरा जाएगा? फर्स्ट में 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरा नंबर क्या है? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 जो है से क्या इस समुच में है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्या होगा? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर मैं बताता हूँ मित्रों, 0 इसमें है क्या? नहीं है। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब चौथा नंबर अब देखता हूँ मित्रों, चौथा नंबर में क्या है? 4 क्या है? ए से संबंध है कि नहीं है? तो 4 ए से संबंध तो है, तो फिर बोल देंगे कि 4 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं बात बोलूँ पाँचवा का, पाँचवा क्या कहता है? पाँचवा है 2 क्या इसमें है? तो है, तो 2 बिलोंग्स टू ए बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? 2 बिलोंग्स टू ए बोल देंगे। अब मैं बात करूँ छठा का, छठा नंबर क्या है कि 10 क्या इसमें है? ताल्लुकात रखता है? नहीं रखता है। तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ऐसे काट दो ना, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाए। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हुआ, इतना सारा। और अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है मित्र वह है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। अब जो पहला नंबर क्वेश्चन है एक्स एक्स जो है इसको ना हम सच दैट बोलते हैं, नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट या सचेज बोल सकते हो। एक्स एक पूर्णांक है, मतलब क्या है? इंटीजर है, जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो देख सकते हैं मित्रों कि पूर्णांक संख्या की बात कर रही है तो पूर्णांक संख्या नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, 0 होता है। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो तीसरा नंबर का देखिए, फर्स्ट नंबर में ये आपको दे दिया गया है रोस्टर रूप में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको दे दिया गया है सेट बिल्डिंग फॉर्म में। यह जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस सेट बिल्डिंग फॉर्म में है। आपको लिखना है क्या? रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में है कि एक पूर्णांक संख्या जो -3 से 7 के बीच में हो, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू किस में आ रहा है? -3 से 7 के बीच में है। एक्स का जो वैल्यू है -3 से लेकर के 7 के बीच में है। तो और इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर क्या हो जाएगा? -3 तो हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यह छोटा बतला रहा है, ठीक है, छोटा बता रहा है। इक्वल अगर रहता तो -3 लेते, और अगर इक्वल नहीं है तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे। इसके अलावा हम बड़ा देखेंगे। तो -3 के बाद क्या आता है? -2, फिर -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6 7 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें इक्वल टू के चिन्ह नहीं दे रखा है। तो इसलिए यह हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं मित्र? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, तीसरा का देखिए दूसरा नंबर मित्र क्या है? दूसरा नंबर है कि एक्स जो है सच एच एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स जो संख्या है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसलिए तीसरा का जो दूसरा आंसर होगा क्या हो जाएगा? 6 से कम, तो 5 हो जाएगा।
4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम 0 नहीं लिख सकते क्योंकि प्राकृतिक संख्या में नहीं आ सकता, वो पूर्ण संख्या में आ सकता है, या फिर पूर्णांक संख्या में आ सकता है, या रेशनल नंबर में आ सकता है, परिमेय संख्या में आ सकता है, या फिर वास्तविक संख्या में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर जो है सी जो दे रखा है बराबर सेट। आप सेट को आप कैपिटल लेटर से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से आप सेट को इंडिकेट करते हैं, चाहे ABCD कोई भी अपना लेटर दे दे, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्स जो है सच है, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब बतलाओ मित्रों, क्या होना चाहिए? 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 और 3 8। ठीक है, और 5 3 8, फिर 2 और 6 8, और 1 और 7 8 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाई जा सकती है। 0 + 8 0 नहीं ले सकते, या 8 + 0 नहीं ले सकते 0, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा तीसरा नंबर। आप देख सकते हैं तीसरा नंबर का आप सोल्यूशन देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तीसरा नंबर में क्या कह रहा था? 2 अंक की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तब अंकों का योगफल 8 मित्र क्या क्या हो सकता है? अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। सी नंबर में, सी जो सेट तैयार करना है जिसमें अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं मित्रों? 8 n से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या था? अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अंकों का योगफल 8 कैसे हो सकता है? जैसे मान लिया जाए कि हम बोल सकते हैं 7 7 1 हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। आप उसके बाद बोल सकते हैं 7 1 8, 6 2 8 बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? 6 2 8, 5 3 8 बोल सकते हैं। ठीक है, 5 3 8 भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल सकते हैं? 4 4 8 बोल सकते हैं। उसके बाद 4 5 नहीं, यहाँ पे तो 3 होगा, 3 और 5 8 बोल सकते हैं। फिर 2 और 6 भी 8 बोल सकते हैं, और फिर 1 और 7 भी हम 8 बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सी जो आपको तैयार होगा, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 1 देखिए 1 7 होगा, उसके बाद 2 6 होगा। आपको कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल ऐसे ही मिल सकता है। 1 7 कितना हो जाएगा? 1 7 2 6, देखिए 2 6, आप 26 मत समझ लीजिएगा। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। तो इस प्रकार से आपको तैयार हो गया आपको। ठीक है, 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। कोई हल्ला करने के लिए आ जाता है, इसकी वजह से वीडियो रुक जाना पड़ता है। ठीक है ना मित्रों, क्योंकि आवाज़ आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर जो क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है बे? चौथा नंबर देखिए, एक्स एक अभाज्य संख्या। एक्स जो है, एक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? कौन कौन से ऐसे अभाज्य संख्या हो सकते हैं मित्र? कौन कौन से ऐसे अभाज्य संख्या हो सकता है जो संख्या 60 की भाजक है? संख्या 60 की भाजक है, कौन कौन से हो सकता है? तो हो सकता है, जानते हो कौन कौन हो सकता है? जैसे कि मैं बात करूं, जो 60 की भाजक होना चाहिए। हो सकता है, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जैसे कि मैं बात करूं कि जो 60 का भाजक होना चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपको 7 नहीं हो सकता, फिर 9 नहीं हो सकता है, 7 नहीं, 9 तो है ये नहीं है भाज्य संख्या। 11 नहीं हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि 2 3 5 ही सिर्फ होगा, कि 2 30 दूनी 60 हो जाएगा, फिर 30 20 23 60, फिर 12 5 60, मतलब कटने वाला 2 3 5 ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2 3 5। ये क्या उग नहीं रहा है क्या? चलिए दूसरा पेन को इस्तेमाल करते हैं। 2 3
5 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर जो हो जाएगा मित्रों डी बराबर हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन के जो डी बराबर हो जाएगा कितना होगा, 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, कॉमा के रूप में आप जो भी एलिमेंट है उसको आप को दे करके लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में लिखा ऐसे ही जाता है, ठीक है। आपको रिलेशन में ऐसा इस्तेमाल होता है, हमने समझाने के लिए आपको क्या किया, इस प्रकार से हमने लिख दी थी, ठीक है। चलिए अब देखिए पाँचवा नंबर देखिए, ई बराबर जो दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समूह होता है। हमने बतलाया था मित्रों कि जो लेटर रिपीट होगा उसको आपको नहीं लिखना है, बाकी शब्द को आप लिख लीजिए, आप कलेक्शन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मित्रों इसमें आ जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, टी डबल है तो इसको एक ही टी लिखेंगे मित्रों, ठीक है। मतलब कि भी का जो ई बराबर जो सेट दे रखा है, ई बराबर जो सेट है लिखेंगे क्या, टी लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या लिख करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं TRIGONOMETRY, ठीक है, यही ना है, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री हो गया मित्रों। तो इसमें देखिए टी जो है मित्रों डबल है टी, तो हमने क्या किया है, लिख लिया टी को। उसके बाद क्या होगा, आर देखिए कितने बार है, आर 2 बार है तो हमने एक ही बार लिखेंगे। आई देखिए कितने बार है, आई एक ही बार है, आई एक बार लिख दिए। जी कितने बार है, एक ही बार है, एक ही बार लिख दिए। वो कितने बार है, 2 बार है, वो कितने बार है, 2 बार है तो एक बार लिख दिए। एन कितने बार है, एक है यार, एन लिख दिए। एम कितने बार है, एक बार है, लिख दिए। वाई एक बचा, लिख दिए। तो इस प्रकार से जो आपका रोस्टर फॉर्म तैयार हुआ, यह हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का रोस्टर फॉर्म होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब कहता है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह लिखिए। तो बेटर शब्द के अक्षर कौन कौन हो सकता है मित्रों, देखिए बेटर शब्द के अक्षर कौन कौन हो सकता है। देखिए बेटर शब्द, तो तीसरा का कैमा नंबर लिखना है। अब हमको छठा नंबर लिखना है, क्या करना है, छठा नंबर। तो छठा नंबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह क्या कहा जा रहा है, बेटर, BETTER है, ठीक है, BETTER है, देख लीजिए अच्छी तरह से, BETTER है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको तैयार करते हैं, जो रिपीट होगा उसको खाली हटा, एक ही बार लिखना है। बी हो गया, बी आपको एक ही बार है। उसके बाद क्या है, ई है, तो ई कितनी बार है, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो आप एक ही को लिखिएगा। उसके बाद टी क्या है, 2 बार आया तो इसको एक बार लिखिए। आर एक बार आया, आर एक बार। तो इस प्रकार से आपको तैयार हो गया रोस्टर फॉर्म। और आगे बना दें, पूरा ही चैप्टर ख़त्म कर दें। चलिए अगला पेज पलटते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आप देख सकते हैं मित्रों अगला नंबर जो है किस प्रकार से है। अगला नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं मित्रों, इसको इतना ही वीडियो रहने देते हैं, और आगे अगर बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा मित्रों, ठीक है। तो इसलिए इसको आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसान सी है, ठीक है, रहने देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है मित्रों, ताकि मैं और अच्छे वीडियो डाल सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।